हमारे साथ मौजूद है क्रेडाई के नए प्रेसिडेंट शेखर पटेल साहब। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हमने 2 साल तक आपको प्रेसिडेंट इलेक्ट देखा, लेकिन अब आप प्रेसिडेंट हैं। तो अब आपका ये टेन्योर है 2 साल का। इस टेन्योर में आपका फोकस क्या रहने वाला है? फोकस तो जो क्रेडाई पहले से करता आया है उसको आगे बढ़ाना है, पर जो अभी हमने सब टीम ने मिलके 5 मुद्दे फाइनल किए हैं, ये 5 मुद्दों को अगले 5 साल तक, मेरे टेन्योर में तो रहेगा ही फोकस, पर अगले 5 साल तक तो कंटिन्यू करना है और फिर उसको वो लीगेसी को आगे बढ़ेगी ऐसी हमको आशा है। जो 5 मुद्दे जो मेन है उसमें एक स्किलिंग है जो काफ़ी रिक्वायर्ड है। स्किलिंग जो फ्रॉम द बॉटम यानी लेबर से लेके ऊपर डेवलपर, सबका एक स्किलिंग की ज़रूरत है। सबको अपग्रेड होना है, नई टेक्नोलॉजी आए, सबको नया सीखना है, तो स्किलिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो आवर मेन फोकस विल बी स्किलिंग। सेकंड इज़ ग्रीनिंग। तो इंडिया में जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है और आगे जाके शहरों का डेवलपमेंट होने वाला है, पॉल्यूशन बढ़ने वाला है। आज हम नहीं जागे, आज हमने पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं किया या पॉल्यूशन के लिए कुछ काम नहीं किया, तो आगे जाके अपनी आगे की पीढ़ी हैरान होने वाली है। तो हम एक ग्रीनिंग पे फोकस करना चाहते हैं। और ग्रीनिंग पे ज़्यादातर क्या है, प्लांटेशन वगैरह होता रहता है, अर्बन फॉरेस्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट में प्लांटेशन होता है, पर जो रूट कॉज है कि भाई हमारे जो माउंटेन्स है वो माउंटेन्स में काफ़ी सारे कट गए ट्रीज, तो वहाँ पर रिफॉरेस्टेशन ड्राइव अगर क्रेडाई चलाता है और ये नेशनल लेवल ड्राइव बनता है और हम इनवाइट करते हैं एवरी इंडस्ट्रीज को, सबको इनवाइट करते हैं कि आप ये ड्राइव में जुड़ो। तो मेरी ये बात सुन के अभी 15 मिनट पहले ही मुझे जगुआर कंपनी के एमडी मिले और जाइडस कंपनी के एमडी जो हमारे साथ में थे, दोनों ने बताया कि क्रेडाई के साथ एज अ कंपनी वी कैन पार्टिसिपेट और नॉट। मैं ऑलवेज वेलकम। क्रेडाई तो एक ये मुहिम चालू कर रही है, मैं तो चाहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान की पूरी जनता ये ग्रीनिंग के लिए लग जाए। राइट। तो 2 अहम मुद्दों की आपने बात की, हम बाकी के 3 भी समझते हैं। एक स्किलिंग और दूसरा ग्रीन बनाना इंडिया को। स्किलिंग में आज आपने एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि आप पर्सनली अपनी तरफ से एक एफर्ट डालेंगे और इनफैक्ट हर साल 1 करोड़ रुपए खुद की कैपेसिटी में लगाएंगे टू स्किल पीपल। आई थिंक ये काफी और लोगों को भी प्रेरणा देगा, लेकिन क्या करने का विचार है? नहीं, ये क्रेडाई का ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट काउंसिल हम लोग बना रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में फंडिंग तो चाहिए। स्किलिंग के लिए हमने पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है और जो वर्कआउट किया उसमें ऐसा आ रहा है कि पर लेबर इट विल कॉस्ट अराउंड 6,000 रुपीज़ टू स्किल वन लेबर। उसको साइट पे ऑन साइट स्किलिंग करेंगे। 3 महीने का प्रोग्राम होगा। 3 महीने का प्रोग्राम के बाद आज जो एमओयू साइन किया हमने एनएसडीएल के साथ, तो एनएसडीएल उसका वो लेबर का सर्टिफिकेशन करेगा। तो आज वो यहाँ पर स्किलिंग उसने लिया है कोई भी जगह पे और एनएसडीएल का सर्टिफिकेशन है, तो उसको समझो महीना पर डे 500 रुपया मिलता है या 700 रुपया। तो वो 800 1000 कैसे बन सके, उसकी लाइफ कैसे बेटर हो सके, तो वो स्किलिंग में हम करना चाहते हैं। तो उसमें फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई भी चीज़ बड़े पैमाने में करनी है तो जो करना चाहता है, जिसका विज़न है, उसको खुद पहले शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा हमारा गुजरात में रिवाज है। तो दैट्स व्हाट आई हैव डन। चलिए, और शेखर भाई ने आज एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल भी दिया अपनी बातों में। स्किलिंग के महत्व को आप कैसे समझ पाएंगे कि जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन रहा था गुजरात के अंदर, तो उसमें कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट थी और उसके लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए थे, नहीं थे हिंदुस्तान में। 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई कुछ वर्कर्स को, तब वो काम हो पाए। तो आप समझिए इससे स्किल का कितना महत्व है, और उससे आई थिंक हमारा जो पूरा रियल स्टेट का डेवलपमेंट है वो भी काफी तेज होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा आपने कहा ग्रीनरी या ग्रीन इंडिया, और उसमें आप कह रहे हैं कि अब आप पूरे के पूरा जो अरावली हिल रेंज है या पूरे के पूरे जो पहाड़ हैं, जो पूरे विंध्याचल या अन्य है, वहां उसको फॉरेस्टेशन करेंगे। हाँ, यानी आप इंडिया का मैप देखो अगर, तो वेस्टर्न घाट है जो 1600 किलोमीटर का लॉन्ग है। वो गुजरात की बॉर्डर से शुरू होता है, फिर गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये 6 स्टेट। तो पूरा अपना साउथ वेस्ट पार्ट है वो वेस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट भी है, पर ईस्टर्न घाट ब्रेक में है, पर ईस्टर्न घाट भी है, अरावली हिल्स भी है। तो इंडिया की ये सब हिल्स है, इसलिए हमारे वहाँ मानसून मौसम है। आप पूरी दुनिया में देखोगे तो कहीं पर मानसून मौसम नहीं है। वहाँ पर या तो समर है, या तो विंटर है, या तो ऑटम है, पर कहीं पर आपने मानसून सुना है? मानसून इंडिया में इसलिए है कि ये सब पहाड़ी है जो हमको प्रोटेक्ट करती है। और वो पहाड़ी में पहले बहुत सारा फॉरेस्ट था,
धीरे धीरे इतने सालों में डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हुआ है, उसकी वजह से हमारा रेनफॉल भी कम हो रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। और अरावली में फॉरेस्टेशन होने की वजह से जो डेजर्ट है, वो डेजर्ट, वो मिट्टी आगे बढ़ रही है, वो धूल उड़ रही है, उसकी वजह से हरियाणा गुड़गांव में और दिल्ली में ये सब इश्यूज। तो जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज को हम अगर वहाँ सॉल्व करने का प्रयत्न करें, मैं नहीं कहता हूँ कि क्रेडाई ये पूरे का पूरा काम करेगा, क्रेडाई कर भी नहीं सकता, इट्स अ मैसिव टास्क। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मुहिम ऑलरेडी चालू की है, क्रेडाई विल बिकम अ पार्ट ऑफ इट, क्रेडाई साथ में रह के काम करेगा। हमारे पास अच्छी टीम है, क्रेडाई के इतने सारे सिटी चैप्टर्स है, हमारे 13,000 डेवलपर्स है, और ये जो 10 स्टेट है, 6 स्टेट वेस्टर्न घाट में और 4 स्टेट है वो ईस्टर्न अरावली में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। तो ये 10 स्टेट है, वो 10 स्टेट में हमारे स्ट्रॉन्ग टीम्स है। तो वो जो रिफॉरेस्टेशन हम करेंगे एनजीओस के साथ में मिलके, और इसका मॉनिटरिंग करना, इसका कैसे विकास हो रहा है, आगे क्या जरूरत है, वहाँ के लोकल लोगों को क्या जरूरत है, लोकल लोगों को पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, उनके लिए वहाँ पर रोजगारी क्रिएट करनी पड़ेगी, काफी सारा काम है। तो इट्स नॉट अ इजी टास्क, बट एक समवन शुरुआत हैज की टू है। स्टार्ट। राइट राइट। अब बच गए एजेंडा के 3 और पॉइंट, और उसमें से एक प्रमुख पॉइंट जिस पे आपने जोर दिया है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। इनफैक्ट आपका अपना खुद का बहुत लंबा अनुभव है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, नीड ऑफ द आवर भी है, चाहिए भी। इसमें क्या करने जा रहे हैं? जो 3 मुद्दे हैं, उसमें एक तीसरा जो मैं तीनों मुद्दे की चर्चा कर लेता हूँ जी। इसमें। तो पहला तो तीसरा जो मुद्दा है वो डेटा का है। तो इंडिया में रेरा को 7 साल हो गए, रेरा में प्रोजेक्ट का पूरी डिटेल होती है, पर आजकल जो हमको इंडिया में डेटा मिलता है, जो डेटा रिपोर्ट आपके पास आता है रियल एस्टेट का, और सबके पास जो आता है वो कुछ सिटी का आता है, 8 सिटी का आता है, 20 सिटी का आता है, उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट कवर हुए, नहीं कवर हुए। पर रेरा के पास तो पूरा इतिहास पड़ा हुआ है, पूरा 8 साल से रियल एस्टेट में क्या हुआ, और आगे नए प्रोजेक्ट कितने लॉन्च हो रहे हैं, कितने यूनिट्स आ रहे हैं। तो अगर हम ये सब रेरा अथॉरिटी का डेटा कंबाइन करके एक ऐप या एक पोर्टल, क्रेडाई का ऐप है या एक पोर्टल क्रिएट करें, और वो पोर्टल में आपको पूरे इंडिया का ओवरऑल व्यू देखना है, तो आप ओवरऑल व्यू देख सकते हैं। फिर आपको नीचे जाना है कि स्टेट का क्या है, तो आप स्टेट, गुजरात में आए तो आप गुजरात का डेटा देख सकते हो। फिर आपको अहमदाबाद देखना है, अहमदाबाद देख सकते हो। अहमदाबाद में भी आपको पर्टिकुलर एरिया देखना है कि नवरंगपुरा एरिया, नारायणपुरा एरिया, उसमें क्या सप्लाई है, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, क्या रेंज में है। तो ये डेटा है, ये डेटा कस्टमर को भी हेल्प करेगा, डेवलपर को भी हेल्प करेगा कि भाई कोई एरिया में वो नया प्रोजेक्ट सोच रहा है तो उसको कैसा प्रोजेक्ट करना चाहिए, वो एरिया की डिमांड क्या है, ऑलरेडी सप्लाई कितना है। और गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा कि ओवरऑल इंडिया में कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितना काम हो रहा है, कितने। और इंडस्ट्रीज, जो फाइनेंस इंडस्ट्री है, वो सबको भी हेल्प करेगा, सीमेंट स्टील सब इंडस्ट्री को, कि भाई इतना ओवरऑल डेवलपमेंट आ रहा है तो उतने स्टील की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो एवरीबडी कैन यूज दिस डेटा, एंड दिस डेटा ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड में हम फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, ऑलरेडी 5-6 कंट्री में बहुत अच्छी तरह से ये डेटा अवेलेबल है। हमको वही मॉडल कॉपी करना है, और वही मॉडल में पहले ऐसा था, रेरा नहीं था तो अपने पास ऑथेंटिकेटेड डेटा नहीं था, अभी ऑथेंटिकेटेड डेटा है। तो वो डेटा को हाउसिंग मिनिस्ट्री यानी यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री, रेरा अथॉरिटीज एंड क्रेडाई के कंबाइन एफर्ट से हमको ये करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज से हम ये काम में लगेंगे तो 1-2 साल में अच्छी तरीके से कर सकते नहीं, हैं। और एक काफी आई थिंक बड़ा अच्छा इस्तेमाल होगा, जैसे आपने कहा कि उसमें सभी पार्टीज, चाहे डेवलपर हों, चाहे कंज्यूमर्स हों, या इवन गवर्नमेंट हो, उनके पास इवन मीडिया, एक क्लियर पिक्चर होगी इस डेटा के चलते। राइट, तो ये हो गई 3 चीजें, अब बाकी की 2। तो एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उसकी मैंने बात की। कॉस्ट, ईज ऑफ डूइंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सिक्के के 2 पहलू है। तो आज अप्रूवल प्रोसेस जिस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, 6 महीने से लेके 24 महीने से लेके 30 महीने भी कोई स्टेट में लगते हैं। और कंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजी है, वो आज के टाइम पे हमको 3 साल से 5 साल तक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करने में भी लगता है। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट साइकिल इज
7 ईयर्स 8 ईयर्स होता है। तो अगर हम ये प्रोजेक्ट साइकिल को कम कर पाए तो उसके लिए दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो हमको अप्रूवल प्रोसेस को पास करना पड़ेगा। तो अप्रूवल प्रोसेस को पास करने के लिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगह पे बात करके वहाँ पर हमको प्रेजेंटेशंस करने पड़ेंगे कि भाई अभी ये डिजिटल युग चल रहा है, तो आप ये अप्रूवल प्रोसेस डिजिटली चालू करो। तो इसको ये इसमें क्लैरिटी भी आएगी, फास्ट भी प्रोजेक्ट होगा और जो माल प्रैक्टिस है वो माल प्रैक्टिस भी नहीं होगी। अगर हम टारगेट करते हैं कि 100 दिन में अप्रूवल मिलनी चाहिए, तो जो 2 साल का पीरियड है वो 3 महीना हो गया अप्रूवल का, और जो कंस्ट्रक्शन है जो 4 से 6 साल लगते हैं वो 2 साल में हम खत्म कर पाए तो प्रोजेक्ट तो ढाई साल में ख़त्म कर पाएंगे। अगर प्रोजेक्ट 2.5 साल में ख़त्म होता है तो कस्टमर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो मेरी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और दूसरा उसको फास्ट पोजेशन भी मिलेगा। तो कस्टमर का बेनिफिट है, डेवलपर का ये बेनिफिट है। वो 7 साल में एक प्रोजेक्ट करता है तो उसको एक प्रोजेक्ट के पीछे 7 साल का टाइम देना पड़ता है। उसकी जगह 3 साल में ख़त्म होगा तो 7 साल में वो 4 प्रोजेक्ट कर सकता है। राइट। तो चलिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप जल्दी क्लियरेंस है, और ये बहुत लंबी डिमांड है सिंगल विंडो क्लियरेंस, और काफ़ी कुछ चलता रहा है, अगर ये अचीव होती है तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। एंड एट लास्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का हम लोग हर बार बात करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग इंडिया की नीड है, वो तो सबको पता है। अफोर्डेबल हाउसिंग में डेफिनेशन से लेके बाकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट और डेवलपर दोनों को साथ में मिलके डिस्कस करके पॉलिसी में अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में क्या चेंज कर सकते हैं, बाकी क्या पॉलिसी ला सकते हैं जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग को एक अच्छी गति मिले। सरकार तो अपनी तरह से जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है वो करती है, पर प्राइवेट डेवलपर के पास से जो अफोर्डेबल हाउसिंग बन रहा है उसमें आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोई बेनिफिट बचा नहीं है कस्टमर के लिए। तो हम तो चाहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी ऐसा बनाओ कि उसमें कस्टमर को बेनिफिट, डेवलपर डोंट वांट एनी बेनिफिट फ्रॉम दैट, पर कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा तो वी विल गेट आवर बिजनेस फ्रॉम आउट ऑफ दैट। बट कस्टमर को अच्छा बेनिफिट मिले ऐसी गवर्नमेंट को पॉलिसी करनी चाहिए, और हम वो पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट के साथ में बैठ के डिस्कशन करेंगे। राइट। आज एक बड़ी अनाउंसमेंट आपने की, और वो है कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं जो डेडिकेटेड होगा रियल एस्टेट की पढ़ाई के लिए, और उसका स्तर ऑलमोस्ट IIM अहमदाबाद या IIMs के लेवल का होगा, और उसके लिए आप अपनी पर्सनल फंडिंग भी दे रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये मेरा एकदम पर्सनल, मेरे हार्ट, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि भाई जो मास्टर्स कोर्सेज है वो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, पर इंडिया में रियल एस्टेट का मास्टर्स का कोई मैनेजमेंट कोर्स है विदेश में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में है, और इंडिया में अभी पिछले 5 साल से निकमार में चालू हुआ है जिसमें अभी आई थिंक तकरीबन 100 स्टूडेंट की सीट है जहाँ पर रियल एस्टेट पे मास्टर्स डिग्री। तो आज के दिन में जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से रियल एस्टेट आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, तो डेवलपर को भी, जैसे हम बोलते हैं कि लेबर को स्किलिंग की ज़रूरत है, डेवलपर को भी स्किलिंग की ज़रूरत है। तो इसके लिए एक हम अहमदाबाद में एक यूनिवर्सिटी चालू, इट विल बी अ डीम यूनिवर्सिटी, 100 एकड़ कैंपस हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, और वहाँ पर हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चालू करेंगे, और IIM को ध्यान में रख के, यानी पीयर कंपैरिजन जो हम बोलते हैं, तो माय पीयर विल बी IIM अहमदाबाद। सो IIM को ध्यान में रखते हुए, और वही मॉडल यानी IIM जिस तरह आज से 60 साल 70 साल पहले विक्रम साराभाई और कस्तूरभाई लाल भाई ने किया था, और आज अहमदाबाद के लिए वो बहुत बड़ी गिफ्ट है। तो मैं खुद अहमदाबाद को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और हिंदुस्तान को गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसीलिए ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। चलिए, तो इस इनिशिएटिव के लिए भी और आपके प्रेसिडेंटशिप के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। काफ़ी बड़े लक्ष्य आपने अपने लिए तय किए हैं, और एक प्रॉपर प्रोग्राम भी है उसके लिए। आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि इन सबका फ़ायदा सबको मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर। थैंक यू वेरी मच।